बेसिकली फुट्टा सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप लकीर सीधी लगा सकें, और कंपास इसलिए चाहिए कि आप उससे दायरा सीधा खींच सकें। एंड दैट इज़ ऑल यार। जब आप ज्योमेट्री करना स्टार्ट करते हैं तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, जहाँ कंपास लेके जा रहे हैं आपको, आप वो कर रहे होते हैं। उसकी फैसिनेशन और उसकी हैरत से मैं अभी तक नहीं निकल पा रहा कि ये कैसे हो जाता है। एज ए स्टूडेंट आप कोई इल्म हासिल करते हैं, उससे मेरे ख्याल में 10 टाइम ज़्यादा जब आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा आप तैयारी करते हैं। फिर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि वॉज इट डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड। जैसे कहते हैं लिखी हुई है, पत्थर पे लिखी हुई है कि भाई इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। नाउ डिफाइन अ डॉट। बड़े मज़े का इसकी एक डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ अ डॉट। म्यूजिक इज बेसिकली ताल डिवाइडिंग टाइम ऑन टाइम स्केल के उसने कब बजाना है और कब नहीं बजाना। जब भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो गो बैक टू द फंडामेंटल। जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है उसके ऊपर आओ, तुम ठीक हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हट के है। फ़रीद अहमद साहब हैं। ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन और ही इज़ टीचिंग एट हस्तनीस राइट नाउ। लेकिन मुझे जो उनकी बहुत ज़्यादा बात इंस्पायर की वो ये थी कि ही इज़ अ ट्रू स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी ऐसी चीज़ के कि जो बज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सक्सेस की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्स को जैसे एक बंदा स्टडी कर रहा है और बड़े पैशन से सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इनको हम इनवाइट करें और इनसे इनकी जो जर्नी है ऑफ डिस्कवरिंग द यूनिवर्स एंड डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, उस पे थोड़ी सी बात करें। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वक्त का। थैंक यू वेरी मच। तो फरीद साहब, ऐसा है कि मेन मौजू पे तो हम आते हैं, लेकिन यूजुअली हम सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए, आप अपना दीजिए। बाय मेरा नाम फरीद अहमद। बाय एजुकेशन आई एम, ग्रेजुएशन मेरी हुई टेलीकॉम इंजीनियरिंग के अंदर। एंड देन फिर मास्टर्स मैंने किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फिर मैंने दूसरा एक मास्टर्स किया मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में, और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर मास्टर्स किया। सो मेरी बड़ी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड रही। लेकिन एक एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ कि मेरी इंग्रेडिएंट, मेरा जो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन गया, इज़ लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। और ये तो विदाउट एक्चुअली रैशनलाइजिंग कि जी कि कैसे ये बना, लेकिन ये एजुकेशन ने मुझे, द लाइन विच फेट चोज मी फॉर मी, उसने मुझे एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर, मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक, ट्रू साइंटिफिक, मैथमेटिकली प्रूवन लॉजिकल स्टेप्स। उसी तरह आपका वो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स माय थिंकिंग अब तक भी। यही एक है कि यार कि एक लॉजिकल थिंकिंग वो मुझे ज़्यादा अपील करती है, जिसका मैथमेटिकल प्रूफ हो या जिसका मैं प्रूफ कर सकूं। हम्म, और जो ज़रा थोड़ी सी एफेमरल कुछ और दूसरी बात हो, वो शायद मुझे इतनी अपील ना करे। सही। तो दैट इज़ व्हाट माय बैकग्राउंड इज़। और तो फिर आप हस्तनीस के साथ कैसे शमूलियत हुई आपकी? हाँ, मैं once I retired, so I was posted in Islamabad. I was returning to Lahore after around 33 years of service. कभी मेरी लाहौर में कभी नहीं वापस कभी आ सका। तो इट वाज वेरी fascinating for me to rejoin my hometown after two, or come back to my hometown after 32 years. तो at that time, my family was in Karachi. My daughter was studying there at Karachi, and I was technically all alone here. So, how to spend the evenings? So, there by chance, after I believe it was Facebook or somewhere, I got an advertisement. जैसे आ जाते हैं एड्स, आ जाते हैं कोई अनाउंस पोस्ट आ गए, तो उसमें हस्तनीस का था कि जी कि देर इज़ अ लेक्चर सीरीज गोइंग ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, इल्लामा इकबाल का जो बहुत मशहूर वो हैं। तो आई थॉट कि यार इवनिंग्स फ्री हैं, लेट्स गो एंड ट्राई कि क्या है। तो उधर मैं चला गया एंड फाउंड इट अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, बड़ा एक मज़ेदार जगह।
तो मैंने उसके बाद जब मैं रुक के पूछा कि व्हाट इज़ हस्तुनिस, क्या हो रहा है, किस तरह? उन्होंने कहा कि जी, एक हमारे कौसर साहब हैं, बहुत ही पेट्रन है हस्तुनिस के, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। उनका आप फरीद साहब आप जॉइन कर लें, तब आना शुरू कर दें। मैंने कहा जी वो तो आ रहा हूँ, कि कल भी एक लेक्चर है, परसों भी एक लेक्चर है, तो 3 दिन तो मैं आऊँगा, लेकिन ज़रा थोड़ा-सा तो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी कि हस्तुनिस जो है ये इदारा बराए रवायती अलूम व फ़नून, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड साइंसेस के ऊपर, इन नॉलेज फॉर्म्स के ऊपर। खैर वो अटेंड किया, बहुत मज़ा आया। एंड बाय चांस नेक्स्ट पोस्ट आई फाउंड आउट कि जी कि एक इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का एक कोर्स चल रहा है, और अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर लें। बेसिकली द कोर्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वंस आई जॉइन, तो 1 वीक मैंने लेट जॉइन किया। बट जब अच्छा मज़े की बात ये हुई कि जो उस्ताद हमें इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न में जो मिले, वो वही थे जिन्होंने हमें ये इकबाल एंड रिलीजियस थॉट्स के ऊपर जो उन्होंने 3 डेज़ का लेक्चर था, तो उनसे पहले ही एक थोड़ी सी अफिनिटी डेवलप हुई थी। बट जब उन्होंने ये इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पढ़ाना शुरू किए, तो एक न्यू वर्ल्ड इमर्ज इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसी वर्ल्ड जिससे मैं बिल्कुल नावाकिफ था, और उसने मुझे ऐसा ग्रिप किया कि अब तो कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर मुझे ज्योमेट्री का कोई एस्पेक्ट, या तो मैं कोई पैटर्न सोच रहा हूँगा, या कोई डिकोड कर रहा हूँगा, या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँगा। मैंने देखा कि जी कि अगर कोई आप हॉबी या कोई आप चीज़ अपनी लेट एज में स्टार्ट करते हैं, तो यू आर नॉट डूइंग आउट आउट ऑफ नॉट एनी कंपल्शन, बट थ्रू योर हार्ट, कि आपके अंदर की एक डिज़ायर आती है और आप वो काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2-3 काम मैंने बड़ी डिलिबरेटली अपने ज़िंदगी में किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वाज़ फेयरली एज्ड इन माय लाइफ, अराउंड 35-36 होऊँगा, जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की। हुँ। तो हॉर्स राइडिंग इतनी फ़ैसिनेट कर होता था कि मैं आई यूज्ड टू ड्रीम कि आई एम राइडिंग अ हॉर्स। इतना मुझको वो इंस्पायर करता था। एंड देन फिर लेटर इन लाइफ मैंने फिर एक दफ़ा गोल्फ स्टार्ट की। दैट वाज़ अराउंड 55, कुछ इस तरह एज होगी, 50 के करीब हो, मे बी 50 या 48-50 इसके अंदर। एंड देन आई यूज्ड टू ड्रीम कि आई एम प्लेइंग गोल्फ एट नाइट। जब मैं सो रहा हूँ तो भी इतना मुझे, एंड नाउ आई ड्रीम दैट आई डू ज्योमेट्री। सो क्योंकि अब ये दिस इज़ नॉट आउट ऑफ एनी कंपल्शन, दिस इज़ माय ओन डिज़ायर, तो फिर मुझे लगता है कि जितना आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, दैट इफेक्ट जो साइकी, और फिर वो अल्टीमेटली आपके ऊपर इतना इफेक्ट करना शुरू कर देती है कि यू मे स्टार्ट ड्रीमिंग एज वेल। तो ये आजकल तो अपनी अपनी थोड़ी-सी कोई फ़ैसिनेशन जब शुरू में आपको हुई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को लेके, जब आप लेक्चर्स ले रहे थे या बाद में जब ये आपने सोचना शुरू किया, तो कुछ बताइए हमें? देखिए, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माय एक मैं फॉर 12 इयर्स और लेटर इन लाइफ बड़ी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारी, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ। तो उससे जो मुझे प्रॉब्ली लगता है कि ऑर्डर ऑर्डर इन लाइफ बड़ा मुझे फैसिनेट करता है, या मुझे अपील करता है। सही फैसिनेट है। तो शायद ना, अपील इज़ अ बेटर वर्ड, कि जी कि जो एक चीज़ तरतीब से लिखी हो ना, तरतीब से हो, तो मुझे ज़्यादा एक एक बेतरतीब चीज़ के बिल्कुल। जबकि मेरा दूसरे जो भाई वगैरह हैं, उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जी कमरे में चीज़ें बिखरी हुई हैं कि नहीं बिखरी हुई, ठीक है? जबकि मुझे चाहता हूँ कि जी कि मेरे ऑर्डर हो। तो जब ज्योमेट्री से प्रोबेबली जो चीज़ मुझे अपील की, कि जो ऑर्डर और जो उसके अंदर सिमेट्री और ऑर्डर, और उस चीज़ से जो ब्यूटी क्रिएट होती है, उसने प्रोबेबली मुझे, जो मेरी इतनी लंबी करियर के ऊपर, और जो मेरा लाइफ के पीछे था, जो एक ऑर्डर्ड लाइफ के थ्रू मैंने अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा हो गई। Probably that is why geometry appeals to me so much. फिर geometric patterns का जो बेसिक आपको बड़ा ही जो और एस्पेक्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है, इज़ उसको, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को बनाने के लिए आपको इतने इंतहाई बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए नहीं। एक कंपास, जिससे एक सही दायरा आप लगा लें, और एक रूलर, जिससे आप सीधी लकीर लगा लें। रूलर के ऊपर अगर कोई मेजरमेंट्स हैं या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपास के बजाय आप धागा और कील लगा लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो जब अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ इतनी बेसिक चीज़ के अंदर वो आपको ये सब कुछ बना के दे दिया, तो ये एस्पेक्ट मुझे बहुत ही इम्प्रेस करता है कि यार ये कैसे ज्योमेट्री है कि जो इतने बेसिक टूल्स की चाहिए बेसिकली। फुट्टा सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप लकीर सीधी लगा सकें, और कंपास इसलिए चाहिए कि आप उससे दायरा सीधा खींच सकें, एंड दैट इज़ ऑल यार। आप इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें आप बना लेते हैं इसी बेसिक टूल के ऊपर, तो ये मुझे ये एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री ने बहुत ही अब तक फ़ैसिनेट किया हुआ कि यार क्या चीज़ है ज्योमेट्री की, जो सिर्फ़ इतने बेसिक टूल्स के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन्स बन जाते हैं, इतने ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड डिज़ाइन्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री जो प्रॉब्ली मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। अच्छा, आपका जो अभी आप कोर्स पढ़ाते हैं वो उसका क्या टाइटल होता है? इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो वही जो आपने कोर्स पढ़ा था हाँ, उसी को आप पढ़ाते हैं? हाँ, उसी को। तो वो 3 महीने का होता है? ये भी पहले जो मेरे उस्ताद थे उनका ज़रा तरीका पुराने ज़माने का था। ये पुराने ज़माने से मेरी मुराद के इसी तरह था कि यार जितना आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, देयर इज़ नो एंड, और टेक्निकली देयर इज़ नो एंड। लेकिन फिर ये मेरी अपनी अगेन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी सामने आया कि आई थॉट कि यार कि इसको ज़रा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसका कोई एंड पॉइंट हो, कोई एक मिडल पॉइंट हो, इस तरह करके जो जो पर्सनैलिटी का जो एस्पेक्ट है वो सामने। फिर मैंने इसको हस्तनी से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के उनके मशवरे और उनकी इजाज़त के साथ फिर मैंने कोर्स को 3-3 महीने के लिए एस्पेक्ट पे छोड़ा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे साथ सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। तो 3 में भी फिर उनके लामुतनई तो वो भी नहीं पढ़ सकते थे। ये सिर्फ़ मुझे लग्ज़री हासिल थी कि जी कि जिसमें फ़ारिग रिटायर्ड आदमी कि जितना मर्ज़ी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, जितना आपको शौक है। तो इन एस्पेक्ट से मुझे देखते हुए मुझे ख़्याल आया कि जी कि जब मैं अगर पढ़ा ऑर्गेनाइज़ करूँ तो इसको लामुतनही या अनएंडिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका कोई एक सेट सिलेबस बनाएँ, एक सेट टाइम फ्रेम बनाएँ कि यार इस वक़्त हमने ये कर लेना है, इस सही। तक ये कर लेना है। तो अब मैं 3 महीने के कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। कोर्सेज़ हैं, तो क्या नाम है उन कोर्सेज़ कुछ बताएँ उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा तो ये क्या पढ़ाते हैं? बेसिकली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह मैं चलाता हूँ। अगर थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करने की ये ज़रूरत पड़ती है कि जब आप ज्योमेट्री करना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे। जहाँ कंपास लेके जा रहा है आपको, आप वो कर रहे होते हैं। सो यानी ज्योमेट्री आपको खुद नेक्स्ट स्टेप खुद गाइड कर रही होती है। सही, तो जो ये बेसिक एस्पेक्ट है उसको मैं लेके चलता हूँ, और 3 महीने तक हम यही करते रहते हैं कि यार जहाँ कंपास लेके चल रहा है, उस तक लेके आगे चलो। सही, ठीक? और 3 महीने में हम यानी इट्स नॉट एट ऑल कि कंप्लीट सिलेबस कवर, मतलब देयर आर बिलियंस ऑफ डिज़ाइन्स इन द वर्ल्ड व्हिच थ्रू दिस मेथड आर मेड, लेकिन कोई अराउंड कोई 30-35 पैटर्न्स करा के स्टूडेंट्स को ये बावर करा देता हूँ कि देखो ये हम कुछ नहीं कर रहे, ये कंपास हमें खुद ही गाइड करी जा रहा है। ठीक है? दैट इज़ बेसिक लेवल। और फिर उसके बाद फिर लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में मैं एक और चीज़ जिसको समझाने का वो 5 फोल्ड ज्योमेट्री। 5 फोल्ड मीन्स कि एक अगर हम सर्कल को 5 हिस्सों में तक़सीम करें तो एक नई किस्म की ज्योमेट्री सामने आती है, और वो अपने तौर पे बज़ाते खुद एक इतनी फ़ैसिनेटिंग फ़ील्ड है, और उसके अंदर इतने-इतने छोटे-छोटे मिरेकल्स सामने आते हैं, जिसको मैं इस तरह कहता हूँ कि जी कि हम कुछ नहीं कर रहे होते। हुँ, जब वो बनाते जाते हैं तो आपको ऐसे डिज़ाइन सामने आते हैं, ऐसे पैटर्न सामने आते हैं कि बंदा हैरान, मैं उसकी हैरत से अभी भी नहीं निकल निकल पा रहा कि 7वाँ साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 2019 से अभी सास ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए। तो उसकी फ़ैसिनेशन और उसकी हैरत से मैं अभी तक नहीं निकल पा रहा कि ये कैसे हो जाता है? ये मतलब मैं तो कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर रहा, ठीक है? और ये खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता हूँ, दूसरे को तीसरे से जोड़ता हूँ, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम डूइंग। कुछ नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद कैसे सामने आ जाता है, और इतना परफेक्ट डिज़ाइन कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार अल्लाह ताला ये क्या चीज़ है? क्या कुदरत है आपकी? तो वो दैट इज़ लेवल 2। देन मैंने अभी रिसेंटली लेवल 3 स्टार्ट किया है, व्हिच इज़ के
जो वर्ल्ड में कोई अराउंड 95% जितने पैटर्न्स हैं ना, वो या 6 फोल्ड, यानी अगर आप एक सर्कल को 6 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें कैसे पैटर्न बन, 4 फोल्ड यानी एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो कैसे पैटर्न बनते हैं, और 5 फोल्ड जो 5 हिस्सों में। बट देयर ये 95% ऑफ द पैटर्न्स फाउंड इन इस्लामिक वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन these three combinations. But that doesn't mean कि rest of the 5% में 7, 11, 13 folds। तो अब मैंने वेरी रिसेंटली अपने ऊपर से गया और 7 फोल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एंड आई फाउंड इक्वली mesmerizing, equally fascinating patterns there as well। तो लेवल 3 फिर लोग भी, मतलब जिनको जो कीन स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि और पढ़ाएं, जो और पढ़े, मतलब जो लोग हैं ऐसे कि जिनको कीननेस है, तो उनके लिए फिर 7 फूड मैंने स्टार्ट की लेवल 3। सो बेसिकली मैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2 इस तरह करके साल में कोई एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाते हैं लेवल 1, और इसी तरह 3 टाइम्स लेवल 2 पढ़ाता रहता हूँ। और अब मैंने रिसेंटली लेवल 3 स्टार्ट किया। और ये किस तरह के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं? जिस ज़्यादातर एज या बैकग्राउंड? बैकग्राउंड बड़े मज़े का है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीबॉडी हु इज़ इन क्लास 7th टू अ मैच्योर आर्किटेक्ट, जैसे रिटायर्ड आर्टिस्ट जो अपनी फील्ड को और एक्सपेंड करना चाहते हैं। आर्किटेक्ट्स ज़्यादातर जो मेरे पास आते हैं, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये लोग आते हैं क्योंकि ये एक बड़े फैसिनेटिंग फील्ड है। इस्तेमाल कर आजकल तो असल में कॉपी पेस्ट का बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना, तो वो इस्तेमाल करते 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 उनको किसी किसी टाइम पे ये रियलाइज होता है कि यार ये बनती क्या चीज़ है, ये हो है क्या चीज़ के तो पीछे। इन्होंने इन्होंने जो खुद से डिग्रीज ली होती हैं, जो पूरी डिग्री प्रोग्राम है, उसमें ये एस्पेक्ट कवर नहीं होते जो आपके यहाँ होते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली किसी भी एस्पेक्ट में ना एनसीए में वो इस तरह पढ़ाया जा रहा है, ना कोई और। जैसे मेरी बेटी उधर इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ी हुई है, ना उसके कोर्स में ये था अच्छा कि ये एक बड़ा ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट, और प्रोबेबली उसकी वन ऑफ द रीज़न वाज कि ये जो हम पिछले 20 साल से पॉलिटिकली इस्लाम जो एक बैकफुट पे आया हुआ है ना, उसकी भी प्रोबेबली एक आफ्टर इफेक्ट है कि जी के इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को या इस्लामिक आर्ट फॉर्म को थोड़ा सा रेलीगेट किया गया, जो मुझे लगता है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा, इस्लामिक ज्योमेट्री जब आप कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पोएट्री इस्लामिक नहीं होती, हम्म, इल्म इस्लामिक नहीं होता, आर्ट कोई इस्लामिक नहीं होता, वो तो होता है। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न कहते वेल, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट सामने लेके आया। देखिए, बहुत सारे अलूम जो हैं, यानी 90% ऑफ दुनियावी अलूम जितने हैं, वो तो है सेकुलर इन नेचर। मतलब आप हिंदू करेगा तो उसके लिए भी वही चीज़ है, सिख करेगा या क्रिश्चियन करेगा तो उसके लिए भी ज्योमेट्री वही चीज़ है, और वही चीज़ लेके आती है। और दूसरे, फ्रैंकली दूसरे कल्चर्स और दूसरे रिलीजन्स में भी ज्योमेट्री उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे लिए। लेकिन जितना एस्थेटिक यूज़ ज्योमेट्री का हमने मुस्लिम वर्ल्ड में किया, अब मैं मुस्लिम वर्ल्ड यानी मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक और रशिया से लेके साउथ अफ्रीका तक। मैं जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, और जहाँ हमारा अब मैं मुस्लिम एम्पायर के बजाय अब्बासिड एम्पायर या लेट्स से उमवी एम्पायर कह दिया जाए तो उसको ज़्यादा मेरी बात समझ शायद समझ सकेगी, या सल्जूक या ऑटोमन एम्पायर, जिसके अंदर रिलीजियस रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं, वो दूसरा एस्पेक्ट सामने आ रहा है। और इसकी भी प्रॉब्लम शायद वजह ये थी कि हमारे, जो मैं समझ सका हूँ कि जब सल्तनत हजूर पाक के इंतकाल के तकरीबन 60-70 साल के बाद से ये फिज़िकल एक्सपेंशन और पूरी हो चुकी थी। हज़रत उस्मान के ज़माने में बहुत सारे इलाके फ़तह हो चुके थे, और फिर यकीनन जो मुझे लगता है कि दौलत आना शुरू हुई होगी, माल आना शुरू होगा, और उसको माल को कैसे खर्च किया होगा। कुछ इमारतें बिल्डिंग्स बनी हुई होंगी, ठीक है, मस्जिदें बनी होंगी, कोई दरबार बने होंगे, कोई अदालतें बनी होंगी, कोई पुलिस स्टेशंस बने होंगे, कुछ महकमा माल बना होगा। अब उसके अंदर जब ये बन जाता है तो
नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि उसको ऑर्नामेंटेट कैसे करें, कि उसको डेकोरेट कैसे किया जाए, मस्जिद को कैसे डेकोरेट किया जाए। तो हमें पता है कि जी के एनिमेटेड फॉर्म एक को हमारे एक ममानियत है हमारे कि यार उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। सो probably that led to exploring the aspect of geometry in decoration, और यहाँ से इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का रिवाज हुआ। टेक्निकली इसके अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, बट सिंस दे आर फाउंड इन इस्लामिक लैंड्स, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम का इसको लफ्ज़ उसके सामने उसके अंदर आ गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके अंदर व्हाट आर सम ऑफ द फैसिनेशंस दैट यू पर्सनली गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट, या इम्प्रेस हुए आप बहुत ज़्यादा, जिसने आपको हिलाया अंदर से? एक तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि सारी चीज़ें सर्कल से हैं, कंपास से ही सब कुछ जो है ना जनरेट होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कुछ कंक्रीट, अगर कोई एग्जांपल आप हमसे शेयर करना चाहें, कि जैसे मेरे साथ आप बात कर रहे थे कि देयर आर शेप्स दैट एग्जिस्ट बट वी डोंट सी देम, उस तरह की कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें। जो आप बढ़िया आपने कह दिया कि जी कि ये एक सर्कल के अंदर से बनता है, तो मुझे तो यही चीज़ बहुत ही फैसिनेट करती है कि इस सारी चीज़ का मंबा एक इतनी सिंपल शेप है कि एक सर्कल जिसका एक डॉट है जो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, और उसका एक सर्कमफ्रेंस है जो उस डॉट से कुछ फासले पर एक सेट ऑफ लाइंस है जिसने उसको ऑर्डर में एक सर्कल बना दिया। अब फिर मेरा नेक्स्ट जो इसके ऊपर आता है, तो क्या जो ये सर्कल है ऑटोमेटिकली बन जाता है, यानी बाय कोइंसिडेंस बन गया? तो मुझे ये समझ आती है कि नहीं यार, जो उसकी शेप है, मतलब इट कैन नॉट एग्जिस्ट जस्ट बाय कोइंसिडेंस। जितनी उसकी यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर, एक शेप के अंदर, जो उसकी शेप इटसेल्फ टेल्स कि यार ये बाय चांस नहीं हो जाता कि जी कि एक सर्कल बन गया। देयर इज अ क्रिएटर। अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ तो आई एम मे बी द क्रिएटर। लेकिन जब फिर ज़रा सा और आगे डीपली जाते हैं कि एम आई द फर्स्ट वन हु हैज़ ड्रॉन दिस सर्कल, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, देयर व्हाट मे बी बिलियंस ऑफ पीपल बिफोर मी हु हैड ड्रॉन द सर्कल। फिर दिमाग में मेरे ये आया कि जी कि क्या इंसान ने पहला सर्कल खुद बनाया था? तो फिर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि वाज़ इट डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड? तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि इन्वेंट तो इंसान ने नहीं किया, क्योंकि उससे पहले, इंसान से पहले सर्कल मौजूद था। सूरज, चाँद, सितारों की सूरत में मौजूद था। हमारी आई बॉल्स बताती हैं कि सर्कल पहले मौजूद था। किसी आप तालाब में पत्थर फेंकते तो लहरें बनती हैं, तो उसमें इंसान का तो कोई हाथ नहीं। सो द सर्कल एक्जिस्टेड बिफोर मैन। अगर मतलब अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट में कहूँ, हज़रत आदम से पुराना है सर्कल। यानी हज़रत आदम बाद में आए, सर्कल पहले से था। तो फिर जब मैं इसके जेनेसिस पे जाता हूँ कि यार पहला सर्कल कब बना होगा, तो मैं तो ये रियलाइज़ होता है कि सर्कल की शेप को एग्ज़िस्ट करने के लिए तो मैटर की भी ज़रूरत नहीं है। द शेप कैन एग्ज़िस्ट विदाउट द मैटर। तो फिर दिमाग चलता है कि व्हेन वाज़ दैट फर्स्ट शेप क्रिएटेड? तो फिर तो मुझे द उस कॉन्सेप्ट ऑफ शेप यू मीन? द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, द सर्कल, एफिमेरल सर्कल, द शेप ऑफ द सर्कल कब बनी होगी? तो फिर मुझे ख्याल आता है कि जब अल्लाह ताला ने कुन फयाकून कहा था, तब ये सर्कल बन गया था। तो जब ये दिमाग में आता है, तो फिर बंदा अपने आप को डिमिनिश्ड फील करता है कि यार मैं कितना पुराना इल्म को मैं खोज लगाने बैठा हूँ। मतलब मैं तो जिसे कहते हैं कि जी के आपको अंदर से चीज़ हिलाती है कि यार ये मैं किस चीज़ के ऊपर हाथ डल गया मेरा, ये क्या चीज़, मैं कुछ और करते करते ये चीज़ सामने आ गई मेरे। और फिर जब मैं इस पे गौर करता हूँ कि क्या पहला सर्कल और जो आज का सर्कल है उसके अंदर कोई फ़र्क है, तो मुझे ख्याल आता है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम एंड इट वुड रिमेन सो फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड। तो ये भी एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जो मुझे अंदर से हिला के रख देता है, मेरी फाउंडेशंस को हिलाता है कि यार फरीद साहब, किस दुनिया में आप घूम रहे थे? पहले आपने 61 ईयर्स कहाँ गुजार दिए आपने? तो जब इतना फंडामेंटल्स के ऊपर जब मैं आके इस पे गौर करना शुरू करता हूँ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि यार ये ऐसी बात नहीं है, इस सर्कल में बहुत इल्म छुपा हुआ है।
अल्लाह ताला ने जो ये एक सर्कल के अंदर ये तमाम अलूम, मतलब वैसे मुझे नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सर्कल से समझी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्मल्स द सर्कल इज राइट ऑन द फर्स्ट डे एंड रिमेन सो टिल द वर्ल्ड और प्रॉब्ली शायद बियॉन्ड, कि जन्नत में भी सर्कल तो हो गए ना। Correct. तो नाउ इफ वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड इट वुड रिमेन सो फॉरएवर। ठीक है। अब जो उसके अंदर आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, दे ऑल्सो रिमेन देयर। मसलन दिमाग में मेरा ये आया कि यार ये जो पाई की रेशो है बेसिकली विच इज़ डिवाइडिंग the circumference of the circle with its diameter and it is giving us a 3.14 और पता नहीं चलता जाता है जो लामुतनाही सिलसिला है, that also existed on the first day and now would remain so throughout. फिर दिमाग इसके ऊपर चला कि यार ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कौन से फिजिकल फिनोमिनाज हैं कि जिसको एक्सप्लेन करने की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके अंदर पाए आता है। एंड आई वाज फैसिनेटेड यार कि किस किस जगह ये पाए आता है। Mhm. मैंने चैट मतलब जो मेरे वो जो दोस्त हैं जितने भी उनसे मैंने कहा कि यार ज़रा आप अपनी फील्ड में से इक्वेशंस निकालो जिसके अंदर पाए आता है ये एक फिनोमेना। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। फिर मैंने चैट जीपीटी और ये डीप सीक को मैंने कहा कि यार भाई बताओ भाई इस तरह क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने, मतलब जो सबसे इजी चीज़ चीज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड इज विच जो आम बंदों को समझ आ जाती है ज़रा सा भी जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की हो, ये बेल कर्व का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, आप तो पढ़ा रहे हो। बेल कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए पाए पाए उसके अंदर यूज होते हैं। सो पाए कहाँ से आया कि जब तक वो, सो दैट मीन्स कि दैट बेल कर्व का कॉन्सेप्ट भी इतना ही पुराना है जितना सर्कल पुराने। उफ! और इसके बाद एक से एक नई चीज़ सामने आ रही है और मैं जितना डीप इसको जा रहा हूँ मुझे एक नया एस्पेक्ट सामने नज़र आता है, एक नया एस्पेक्ट सामने नज़र आता है कि जो मुझे सिर्फ़ एक सर्कल की एक्सप्लोरेशन से मुझे ये समझ आ रही है। और फिर जिसे कहते हैं कि भई आप मतलब मान ही नहीं सकते, यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि देयर इज़ नो क्रिएटर बिहाइंड इट। मतलब ये तो चीज़ आपको जैसे कहते हैं ना लिखी हुई है, पत्थर पे लिखी हुई है कि भाई इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि जी कि एक देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड इट। तो अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। मेरा एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मुझे अभी तक इसका आंसर समझ नहीं आया। आप ये देखिए कि जब आप कभी आपके पास बहुत सी तारें पड़ी हो ना, जैसे कोई फ़ोन है या पुराने ज़माने में मैंने पहली दफ़ा ये नोट तब किया था जब हमारे घर में फ़ोन होता था वो तार वाला। उसमें अक्सर ऐसा होता था लंबी तार होती थी क्योंकि कभी फ़ोन वहाँ लेके जाना है, कभी वहाँ लेके जाना है। तो उसके अंदर ना वो गुंजल पड़ जाते हैं और डोर पे भी गुंजल पड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब आप उसे खोलने लगते हैं ना तो आपको ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड मूव्स करनी पड़ती हैं कि आप यार पहले इसको यहाँ से यहाँ निकालो, फिर उसको वहाँ से वहाँ निकालो, फिर खुलेगा नहीं तो ये खुलना ही नहीं, ले ऐसी नॉट लग जाती है या कुछ हो जाता है। लेकिन वो नॉट वो सब गुंजल किसी ने डाले नहीं होते, खुद ब खुद वो खुद ब खुद बनते हैं। उठा के वहाँ फेंका, उठा के वहाँ फेंका, 4-5 दफ़ा यूँ किया, उसके बाद अब उसी तरह 3-4 दफ़ा आप उठा के फेंके तो वो नहीं खुलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये यार इसको अनडू कर देते हैं। तो वहाँ मुझे पहली दफ़ा एक क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि ये जो हम बाज़ औक़ात कोई अगर कहे यहाँ पर आकर कि यार देखो किसने कितने ज़्यादा तरीके से पैटर्न बनाया है यार, चेक करो। पहले उसने इधर से यूँ घुमाया, फिर उसने वहाँ से लेकिन वी नो फॉर अ फैक्ट कि वो किसी ने नहीं बनाया। ठीक। इट जस्ट एंडेड अप लाइक like that, and maybe human mind is को is इसी is made in such a way that unless it sees things in a certain way, it cannot really understand it or it cannot connect with it. ठीक है, तो उसको वो नज़र आता है लेकिन वो उसकी जो क्रिएशन है वो एज सच एक रैंडम इवेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्स में बादलों को अगर आप अक्सर देखते हैं तो बादल शेप होते हैं तो आपको बड़े अजीबोगरीब पैटर्न नजर आते हैं। बाज़ लोग तो उसमें से नाम भी ढूंढ लेते हैं, शक्लें भी ढूंढ लेते हैं, बट वो क्लियरली किसी ने शक्ल शायद नहीं सोची भी है, पता नहीं किसकी शक्ल है, लेकिन आपको नज़र आती है। तो इस को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम कि जो आपने देखा है, जो आप जिस पैटर्न को आप क्रिएटेड समझते हैं and needs to have a creator versus this loophole where somebody can
फॉल इनटू के ये नहीं है कि ये रैंडम यानी ये वो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आई मीन जस्ट टू थिंक लाउड कि अगर एक सर्क आप आई बॉल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया ऐसे देखती कि वो आईब्रोज के साथ आई बॉल्स को देखना शुरू कर देती है और वो कहती है कि शेप असल में ये है कि एक इसके ऐसे और उसके उस वो जैसे लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो मैं कल ही देख रहा था कि वो ऐसे लेस उसके नीचे एक और लाइन भी लगी है। हाँ, हाँ, अब वो वैसे ही देखेगा उसको कि यार नहीं नहीं ये ऐसे होता है और फिर एक इक्वल टू भी होता है, लेकिन उसे को भाई सही लेस देन भी होता है यार, उसको लाइन को हटा दो। ठीक ठीक। अब इस सर्कल को आधा कर लो तो वो हाफ सर्कल को देख लेता, हम्म वो कहता कि यार यहाँ से यहाँ तक होती है बात, लेकिन किसी ने दो आर्क्स जोड़ी है हम्म। और फिर सर्कल बना दिया। कोई हो सकता है उसको डॉट ही ले और उसने कहा इस तरह डॉट कनेक्ट किए हैं, उसने इस तरह नहीं किए नहीं, ये आपका सवाल बड़ा मज़ेदार है, और इन अ वे कि मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं, लेकिन जो मुझे चीज़ समझ आ रही है कि जो सिमेट्री, यूनिफॉर्मिटी आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको सामने लेके आता है, दिखाता है, तो वो चीज़ आपको रैंडमनेस आपको बादल में नहीं नज़र आएगी। यानी दैट प्योर राउंडनेस ऑफ अ सर्कल या प्योर ज्योमेट्रिक फॉर्म सर्कल या नेचर में उतना ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं नज़र आता, जो आप जो पैटर्न्स आप इसके अंदर बनाते हैं, विच आर एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सर्कल। नहीं मतलब मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से बात करता हूँ कि इज इट द सर्कल और द फोर राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब जो आर्क्स के साथ जो बनती जो फोर आर्क्स दैट एक्चुअली आर द इज द यूनिट ऑफ द सर्कल। सो आई केयरफुली फॉर एग्जांपल अगर मैं दो सर्कल्स को साथ जोड़ दूं, दैट मे बी अनदर ब्यूटीफुल शेप, ठीक है, जो वेन डायग्राम्स बनती हैं द सर्कल्स ओवरलैपिंग। सो मोर ऑफ लाइक मे बी इट्स ह्यूमन क्रिएशन इन दिस सेंस दैट व्हेन वी डिसाइड कि यार लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग these many dots in this way, what do we get? देखिए, वो तो उसकी डेफिनेशन ऑफ अ लाइन और अ सर्कल भी यही है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड अ लाइन। जब आप बेसिकली जब आप उसको डिवाइड करते जाते हैं, तो लाइन बेसिकली डॉट्स में कन्वर्ट होती है। एंड नाउ डिफाइन अ डॉट, बड़े मज़े का इसकी एक डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ अ डॉट। Hmm. आपने कभी सोचा? ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ अ डॉट इज इट्स अ सर्कल विद जीरो रेडियस। अच्छा वो भी सर्कल ही है, अच्छा। अ सर्कल विद अ जीरो रेडियस। जब उसका रेडियस 1 हो जाएगा तो आपको सर्कल दिखाई, डॉट से वो अलग हो जाएगा। और फिर अब आप उसको 10 कर ले तो और बड़ा हो जाएगा, और 100 कर ले तो और बड़ा हो जाएगा। सो टेक्निकली अ डॉट एज वेल इज अ सर्कल। ठीक, जब आप उसको एक्सपेंड करते जाते हैं और रीजनेबली एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि ह्यूमन उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दे। देखिए ना, सर्कल तो अच्छा इतनी फिर फैसिनेटिंग चीज़ है सर्कल, कि उसको जब हम मिनिमाइज करते हैं तो एक एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे भी चला जाता है, और जब आप उसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं तो यहाँ से इट कैन एक्सटेंड टू द बाउंड्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और दोनों की प्रॉपर्टीज में ज़रा सा फ़र्क आता हो ना, इट इज़ अफेक्टेड बाय टाइम, नीदर इट इज़ अफेक्टेड बाय द डायमेंशंस। यार ये अल्लाह ताला ने क्या चीज़ क्रिएट करके रखी है। अच्छा आमतौर पे ये कहा जाता है कि पैटर्न्स नज़र आते हैं हर चीज़ में, लेकिन और एक मैनिफेस्टेशन उसकी जब ये इसे थ्री डायमेंशन में या टू डायमेंशन में यानी कि फिजिकल उसमें नज़र आए, तब वो ज्योमेट्रिक पैटर्न है। लेकिन लेट्स से आप म्यूज़िक में आप जैसे कह रहे हैं, तो उसमें आप मतलब वो तो एक आवाज़ की चीज़ है, तो उसमें मैथमेटिकल पैटर्न्स तो समझ में आ सकते हैं व्हेन यू रिप्रेजेंट दोज़ अप्स एंड डाउन्स एज़ नंबर्स या एज़, बिल्कुल ठीक है। तो और जब उसको आप ड्रॉ करेंगे, देन यू एंटर इनटू द realm ऑफ जब कुछ ज्योमेट्री, देखिए राइट? दोनों कहा, यू आर एब्सोल्यूट। देखिए ना, अ, जब ये ज्योमेट्री समझ आना शुरू हुई, जब मुझे लगा कि जी कि यार ये ज्योमेट्री मुझे कुछ उसकी शुद्ध बुद्ध आना शुरू हुई है, फिर ऐसी क्या लेट्स एक्सप्लोर म्यूजिक एज वेल, क्योंकि उसकी भी दिमाग में आ रही थी। तो एक मेरी उनसे मुलाकात हुई जो तबला बजाते थे। हुँ, हुँ। अच्छा, सिंस कि वो उधर ही ठहरे हुए थे, हस्तुनिक में ठहरे हुए थे, तो ऐसी क्या ज़रा सुनाए तो सही, अब ज़रा उन्होंने तबला से, तो अब जो तबले के ऊपर रिदम आ रहा था, मुझे वही रिदम तो ज्योमेट्री में नज़र आता है। ठीक है, वही चीज़ जो डिवीज़न ऑफ अ सर्कल इंटू सर्टेन
नंबर ऑफ रेशियोज, वो मैं सर्कल को डिवाइड कर रहा हूँ, वो टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो म्यूजिक इज बेसिकली ताल डिवाइडिंग अ टाइम ऑन टाइम स्केल के उसने कब बजाना है और कब नहीं बजाना। ठीक है, मतलब वो ये जब रिदम, यही तो है ना कि जब वो रिदम आपको नंबर्स पे आ जाता है, एरिथमेटिक के ऊपर आता है, तो फिर आपको ये सीरीज नजर आती है, ऐड ऑन वो ऑड और इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स की सीरीज या स्क्वायर्स की सीरीज ये नजर आना शुरू हो जाती है। वही चीज रिपीट रेपिटेशन। सही है। और जब आपको म्यूजिक में ना, यानी आप जब साउंड या टाइम इंटरवल पे लेके जाते हैं तो आपको म्यूजिक की शेप में नजर आना शुरू हो जाता है। आई कर अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जो पूछना चाहता हूँ ये है कि मैं जब फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करता हूँ तो उसमें मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरत है ना आपकी वो है सोचना। सोचने का मतलब ये है कि आप किस तरह चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, क्या ड्राइव कर सकते हैं उनमें से, किस तरह आपको ये सेंस आएगी कि किस तरह से मतलब किस मौके पे किस बात को किस बात से मैं जोड़ूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा मीनिंग मिलेगा एंड सो ऑन। तो और सोचना इंसान की जैसे एक ऐसी सलाहियत है कि अगर उसमें गड़बड़ है तो फिर आप हमेशा गलत फैसलों पे उतरेंगे, आप हमेशा सिचुएशन को गलत एनालाइज करेंगे, हकीकत तक नहीं पहुंच सकेंगे बिल्कुल। और उससे टकरे खाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए सोचना ज़रूरी है, सोचना सीखना आना चाहिए और वो लॉजिक और लॉजिक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैथमेटिक्स में आपको इतनी लॉजिक की ट्रेनिंग हो जाती है कि आपको जो है ना उसका फ़ायदा फिर ज़िंदगी में होता है। तो रियाज़त करके आप किसी और जगह पे भी और अल्टीमेटली यानी कि मैं उसको फेथ वाली साइड, फेथ वाला एक रोड निकलता है कि जिसमें आप कभी-कभी ये सोच में बैठ जाएँ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा, किसने किया, तो वो एक साइड है। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ज्योमेट्रिक रीज़निंग या ज्योमेट्रिक थिंकिंग उससे एक आदमी को क्या बेनिफिट होता है अदर देन लेट्स से डिस्कवरिंग हिज क्रिएटर? देखिए, जो लेट्स से कि मैं उसको ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ कि जी। व्हाई ज्योमेट्री इज़ सो fascinating to me। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि सिंस मेरी एजुकेशन एक प्योरली इंग्लिश मीडियम कैथोलिक ड्रिवन स्कूलिंग हुई, हुँ, जिसके ऊपर फेथ वाज़ फेयरली रेलीगेटेड। ठीक? ठीक। और उसके बाद प्रोफ़ेशन भी ऐसा था कि जिसमें मैथमेटिकली क्वांटिफाइड चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। मतलब जैसे इंजीनियरिंग, मतलब दैट वाज़ बेसिकली। बिल्कुल। ठीक है? एंड द प्रोफ़ेशन वाज़ आल्सो कि जिसके अंदर मुझे फ़ेथ की ज़रूरत तो पड़ती थी डेफ़िनेटली, लेकिन क्वांटिफाइड चीज़ें मेरी लिए ज़रूरी थी कि जी कि ये होगा तो ये होगा आगे। ठीक है? सो माय होल थिंकिंग वाज़ बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिकली लॉजिकल थिंग्स जो मुझे अपील करते। ठीक है। फिर जब ये एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न सामने आया तो दैट एक्चुअली कोइंसाइडेड, जो मेरी अपनी पर्सनैलिटी थी और जो ज्योमेट्री ने आर्ट फॉर्म दिखा रहा, तो दो बोथ एंड दैट वाज दैट ब्लूम्ड ठीक और है। मेरी इतना पैशन जब अब जो मुझे नज़र आता है कि जी कि ज्योमेट्री मुझे और क्या चीज़ सिखाती है, तो मुझे तो लाइफ में नज़र आना शुरू हो जाता है कि यार आज जो मैं चलते हुए गाड़ी को जो मारी और मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर मार दी, बेसिकली दिस वाज आल्सो प्लान्ड ज्योमेट्रिकली प्रूवन। ये मतलब मैं उस एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ कि एक शायद एक आम आपके लिसनर को जिसने ज्योमेट्री नहीं की शायद ये बात उसको नहीं समझ आ रही हो, लेकिन जिसने मेरे साथ कर लिया कोर्स और हमने एक हद तक ज्योमेट्री को एक्सप्लोर कर लिया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर कर लिया, उसको ये सब बात समझ आना शुरू हो जाती है कि यार दैट इज हाउ इट वाज प्लान्ड, दैट इज हाउ दैट वुड हैपन, एंड नाउ इट इज़ माय रिएक्शन। जो मेरा टेस्ट है कि मेरे मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ कि उसने मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, चाहे जान के मारी चाहे नहीं जान के मारी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब हाउ वुड आई रिएक्ट वुड फ्रॉम देन पॉइंट दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स डिफाइन माय लाइफ फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। ठीक है। ठीक? सो आपको लाइफ के अंदर पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर फिर मुझे ये नज़र आता है कि भाई देर आर जैसे हज़रत अली का वो कॉल है ना कि उन्होंने कहा कि जी किसी ने कहा कि तकदीर क्या है, तो उन्होंने कहा जी एक पैर उठाओ, आप दूसरा उठा सकते हो, उनका जी दूसरा तो नहीं उठाऊंगा उठा सकता, कि जी ये तकदीर है। तो मुझे बहुत अरसे तक फ्रैंकली हार्डली कोई 4 साल पहले तक मुझे इस एस्पेक्ट समझ नहीं आता था, सही। यानी ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। मुझे अब फिर मुझे रियलाइज होता है ये बात ज्योमेट्री ने सिखाई।
कि भाई फंडामेंटल चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि पहला स्टेप क्या है। अगर वो पहला स्टेप आपने मतलब आपने 6 4 4 4 4 जो मैं थोड़ा-सा ज़रा टेक्निकल हो जाता है, जिसने ये पैटर्न का कोर्स नहीं किया हो तो शायद उसको ये सही। समझना। अगर वो आपने डिसाइड कर लिया, दैट वुड डिसाइड कि आपने आगे कैसे जाना है। एंड नाउ जब आप 5th स्टेप पे पहुँच गए तो पहला स्टेप करेक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू डिस्ट्रॉय एंड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, एंड दैट वाज़ योर डेस्टिनी कि आपने फर्स्ट स्टेप कैसे किया, सही। उसको आप नहीं चेंज कर सकते। अच्छा सर, मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा कि देखें 40 साल के बाद और 50 साल के बाद तो उम्र में मैच्योरिटी के साथ इन चीज़ों को देखना, वो तो एक समझ में आता है। फिर भी खुशकिस्मती है कि बाज़ अगर उस वक़्त भी नहीं पहुँच पाए तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही ऐसे ही चले गए। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत यंग है और स्कूल्स में जाती है और किताबों में जो ज्योमेट्री लिखी है वो पढ़ती है। तो आपके 2-3 सवाल मैं आपसे पूछूँगा। ये तो हमें पता है कि वो ये सब नहीं इस तरह देख रहे हैं। तो इस पे तो हमें बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से वो क्यों नहीं कर रहे? आपकी राय में। और दूसरे नंबर पे ये कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं उनके लिए कि वो ऐसे ही एक ज्योमेट्री के तालिब इल्म बन जाएँ और फ़ेथ को भी उसमें कनेक्ट करें और उसके अलावा उसमें एक्सप्लोरेशंस का दरवाज़ा भी उनके लिए खुल जाए। ये जो मुझे आप इंक्रीजिंगली रियलाइजेशन हो रही है और इस चीज़ के ऊपर भी रियलाइजेशन हो रही है कि हमारा जो कॉलोनियल एरिया का जो इम्पैक्ट है ना, उसने हमें बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्ली हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लेके आया ना, कि एवरीथिंग विच वेस्ट डज is better than whatever we think. They think better, they live better, they educate better, their logic is better. Probably ये चीज़ हमारी साइकी के अंदर घुट गई, कूट-कूट के भर गई। के भर गई, ठीक? अब मसलन आप ये देखिए आप कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, अपने अंदर की फीलिंग को या अपने मेरी थॉट को विदाउट यूजिंग द इंग्लिश टर्म्स इन इट। हुँ, हुँ। अगेन बेसिक माय एजुकेशन एंड माय लाइफ ऑनवर्ड, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न थिंकिंग या वेस्टर्न वे ऑफ टीचिंग के ऊपर। सो मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार आप बताओ कि विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इनएविटेबली घूम फिर के बात ताजमहल पे आ जाती है। ताजमहल इज़ द मोस्ट। और मैं फिर पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि उसको बने हुए 300 350 ईयर्स हो गए हैं, वाई डिस्पाइट invention or discovery of steel and concrete, no building is still matching a building like Taj Mahal. Let's say जी सिडनी ओपेरा बहुत कर्वेचर है, उसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, कि क्या उसको मैच कर सकती है ताजमहल? तो हु मेड ताजमहल? वो मेमार लाहौरी थे जिनके आर्किटेक्चर को उधर यूज़ किया गया। सो फिर मुझे इस चीज़ के ऊपर याद आता है कि यार जब आपने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग 300 साढ़े 300 साल पहले बना ली थी, हम फिर जब हमारी आज़ादी होगी और अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ, प्रॉब्ली जो मुझे अपनी साइकी नज़र आती है कि वी वर स्टिल सो इनकॉन्फिडेंट इन आवर ओन थिंकिंग कि हमने बना बनाया अंग्रेज़ों का सिलेबस उठाया और इधर पढ़ाना शुरू कर दिया कि यार कि नहीं ये सबसे बेहतर है कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। एक हमारे पाकिस्तानी को उससे क्या लिंकेज है? इसी तरह मुझे लगता है कि हमने इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार वी आर नॉट री इन्वेंटिंग व्हील, जो इंग्लैंड या जो वेस्ट में पढ़ाया जा रहा है उसको सिलेबस को लाओ और इधर इम्प्लीमेंट कर दो। दैट इज़ हाउ वी कैन वेरी क्विकली रीच द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्ट, प्रॉब्ली कैश के। सो हम विदाउट थिंकिंग हमारी लॉजिकल मसलन जैसे फ्रैंकली एक मुझे और बड़ी फैसिनेटिंग बात लगी, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, तो मुझे वो ज्योमेट्री का किसी एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तो था, मतलब ज्योमेट्री नई तो नहीं है हमारे लिए सब कॉन्टिनेंट में, मतलब बड़े पुरानी ज्योमेट्री। तो एक
एक स्टूडेंट को अपने गांव में बैठ के ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते उसको एक सवाल आया, कोई भी सवाल, ये इससे रिस्पेक्टिव। तो उसने अपने उस्ताद से पूछा, तो उस्ताद ज़रा, उसको भी जवाब नहीं आता था। तो उसने कहा कि यार इस तरह करते हैं कि हम दिल्ली में एक बहुत बड़े ज्योमेट्रियन हैं, उनके पास जाते हैं। उनका मैंने बहुत नाम सुना, उनसे साके सवाल। तो जब वो गए दोनों उस्ताद शागिर्द उन ज्योमेट्रियर के पास, तो ज्योमेट्रियर बाय दैट टाइम जो मशहूर थे, ही हैड, बिकॉज ऑफ हिज एज, ही हैड गॉन ब्लाइंड। अब ज्योमेट्री का सवाल ड्रॉ करके बताना है, अब उनको कैसे बताया जाए कि हमारा ये सवाल है और यहाँ से हमने ये करना है। क्या तरकीब इस्तेमाल की उन्होंने? उन्होंने कहा, उन्होंने पीछे से अपनी कमीज उतारी, कमर पे, कहे, कमर पे मुझे ड्रॉ करके बताओ। अच्छा। एंड नाउ ही कुड विजुलाइज कि उनकी प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब देखें उसकी इंटेलेक्ट लेवल कहाँ होगी कि जो कमर के ऊपर लाइनें बन रही हैं उसकी वो उंगली से बना रहा है, स्टूडेंट होगा या चाहे जो भी होगा, और उसने उसको देख के बनाया। अब मैं पॉइंट आपको ये देना चाह रहा हूँ कि भाई, हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन थिंकिंग। जो हम कॉपी पेस्ट करके सिलेबस उधर से उठाए और हम करके शुरू कर दिया हुआ है, इसको प्लीज़ ज़रा ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगनी चाहिए। और हमें अपने रूट्स की तरफ, हमें भी फ्रैंकली यही सिखाया जाता था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो गो बैक टू द फंडामेंटल। जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है उसके ऊपर आओ, तुम ठीक हो जाओगे। यानी जब हमारे प्रोफेशन में कहीं प्रॉब्लम आती थी ना, तो ये फ्रेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त तो खैर हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब और ज़्यादा रियलाइज होता है कि वाई फंडामेंटल्स आर सो नेसेसरी। गो बैक टू द फंडामेंटल्स एंड यू विल फाइंड अ वे। और हम्म। हम भी जब कहीं डेविएट होते थे अपने प्रोफेशन में, तो यही फ्रेज की जाती थी, गो बैक टू द फंडामेंटल्स एंड यू विल फाइंड द वे। करेक्ट अपने आप को कर लोगे तुम अपनी मिस्टेक। तो मुझे भी यही लगता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को भी बेसिक जो हमारा कल्चरल एंड रिलीजियस फंडामेंटल्स है ना, उससे स्टार्ट करेंगे हर सब्जेक्ट में। चाहे उसको आप इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको फंडामेंटल तरीके से पढ़ाएंगे, उसको विद विद द फाउंडेशंस, तो हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, बस इजंट इट फैसिनेटिंग अगर आप एक स्टूडेंट को ये इंट्रोड्यूस कराएं कि यार ये तुम जो आज सर्कल पढ़ने लगे हो, इसका जेनेसिस क्या है, ये कब बना था, ये करोड़ों साल पहले बना था और करोड़ों साल पहले बाद तक यही रहेगा। तो उसका एक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो जाएगा यार, जो मैंने 55 ईयर्स की एज में, 60 ईयर्स की एज में जाके डिस्कवर किया। अगर इस तरह हम पढ़ाना शुरू करें, फिर वही वाली मैथ्स, जैसे अभी आपसे बात हुई थी, ये कितना पुराना है। जब अल्लाह ताला ने एक क्रिएशन की थी तो नंबरिंग स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह में वाहिद, सेकंड चीज़ बनी तो वो 2 हो गई और 3 हो गई और 4 हो गई और 5 हो गई और करोड़ और बिलियन और सब कुछ उसके ऊपर चला गया, और जो कुछ इस नंबर सीरीज में मौजूद है वो पहले दिन मौजूद था। सो इसे इट वो एक बच्चे को जब इस जगह लेके जाएंगे तो एक फंडामेंटल चीज उसको फैसिनेट करेगी, जैसे मुझे करती है, हर एक लॉजिकल माइंड को करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ा रहे। बच्चा बिगड़ेगा नहीं। कोई ना हम उसको ऊपर फ्रैंकली फेथ इम्पोज कर रहे हैं, वो अंदर से उसके अंदर निकलेगा। कि जब हम ये विदाउट विदाउट एक्चुअली टेलिंग कि यार तुम ये करो, ये अल्लाह की निशानी है, आप बोले बगैर उसको ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार ये अल्लाह की निशानी है डेफिनेटली। आप जैसे कोई इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कोई अच्छी बुक है जो पढ़े इंसान अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, बिकॉज आई बिलीव कि कोई भी सब्जेक्ट जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होता है, तो या कोई भी रिसोर्स जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करके। देखिए, वो जो मैंने जिससे स्टार्ट किया था ना, वो एक है English geometrier, and he had a faith in creator, let's say, not specifically अल्लाह की बात नहीं हो रही, कि कीथ क्रिचलो, ही डाइड 2013 में या 17 में, अभी रिसेंटली कोई 5-7 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो उनकी बुक है ज्योमेट्री, नंबर्स एंड कॉस्मोलॉजी, कुछ इस तरह के नाम थे। लेकिन है ज़रा मतलब बच्चों के लेवल की नहीं, उसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेच्योर एज चाहिए। लेकिन आपको आपको ज्योमेट्री और फेथ को आपस में इंटरलिंकेज जो कराती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से कराती है। सही। तो दैट वाज द बुक विच आई रिकमेंड कीजिए कि अगर मेच्योर लेवल पे पढ़े, लेकिन यू विल फाइंड लेसन्स फॉर द चिल्ड्रन एज वेल उसके अंदर से। डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली उनकी बुक पढ़ के, उनके लेक्चर सुन के, ये बात मैं आपको खुद भी मुझे रियलाइज हुई ये।
दैट इज़ द बुक व्हिच आई विल से। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, बेनकाब बुक्स हैं जो आप ज्योमेट्री के ऊपर। एक बात जो मैं आपसे रिलेट करूँगा कि मैं बच्चों को जब हमने स्टार्ट किया ना पढ़ाना, तो उसमें शुरू के दिनों में काउंटिंग से मैंने स्टार्ट किया। और काउंटिंग में मैं ये कहता हूँ कि लोगों के बच्चों के ज़हन में आमतौर पे ये होता है कि बस 1 2 3 करना है किसी चीज़ को देख के। तो वो एक सवाल होते हैं इस तरह के, जो इसमें आपने ट्रायंगल्स काउंट करनी है, एक बड़ी ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल्स हैं। और फिर जो स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर, अब लेट्स से एक स्क्वायर है पहले, उसको फिर आपने 2 बाय 2 का स्क्वायर उसी शेप को, यूनिट शेप जो आपने रखी है उसके बना दें, तो आप देखते हैं कि टोटल स्क्वायर्स जो है ना वो 5 बन जाते हैं। ठीक है, ओके, 4। चार उसके अंदर एक बड़ा स्क्वायर। और फिर आप जब 3 बाय 3 के स्क्वायर बनाते हैं, हम्म, तो वो कुछ और ज़्यादा हाँ, स्क्वायर बनने शुरू होते हैं। 4 बाय 4, 5 बाय 5। तो हमने वो 9 बाय 9 तक हमने लेके गए, क्लास में किया। और टोटल स्क्वायर जो काउंट कर रहे थे वो भी इंक्रीज होती बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पे से इंक्रीज कर। वो इंक्रीज करते हैं, और वो स्क्वायर ही का कोई कोई ना कोई कोई- रिफ्लेक्शन हो रही होती है उसके अंदर। तो वहाँ मैंने भी यही बात सुबहान अल्लाह करके गई थी क्लास में कि यार ये क्या है भाई, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि अब जब तुम यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर ऐड कर दोगे, 4 4 का बनाओगे ना, तो इतने टोटल स्क्वायर फिर बनेंगे। बिल्कुल और आफ्टर यू लाइक कि एग्जैक्टली। मतलब मैं तो फ्रेंकली जब मैं लेवल 2 अपना कराता हूँ और 5 फोल्ड, तो मतलब एक कमाल की चीज़ है। फ्रेंकली मैं ऐसे ऐसे पैटर्न्स, ऐसे ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हैं कि जो आपको मजबूर करता है। जैसे कहते हैं ना, कई दफ़ा तो मुझे कि आपको कंपेल करता है इस चीज़ पे रियलाइज़ करने कि यार ये इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। सो वो फेथ आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है कि भाई देयर इज़ अ क्रिएटर, एंड देन फाइंड डिफाइन योर क्रिएटर श्योर योरसेल्फ। श्योर श्योर कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको ज्योमेट्री यहाँ तक लेके जाती है, उसके अगले स्टेप्स आपने खुद लेने हैं। और ये मतलब प्रॉब्ली अगर यहाँ तक ही ले जाए कि आपको इस चीज़ को आपको हक्कुल यकीन करा दे कि यार देयर इज़ अ क्रिएटर, तो भाई इससे बड़ी बात आपको क्या है कि मतलब आपको फिर आगे आपको अल्लाह मियाँ और भी गाइड करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपका वक्त बिल्कुल। का। और बस ये एक रैंडम सी डिस्कशन थी, लेकिन ये है कि मकसद ये है कि इस टॉपिक पे बात करना ही इतना अहम है। मैं समझता हूँ कि कितना हम आगे जा सके, कितनी चीज़ों के डेप्थ में जा सके, बट द फैक्ट दैट वी हैव चोज़न अ टॉपिक व्हिच इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड ज्योमेट्री एंड मैथ्स, आई थिंक ये इस तरह का ज़ौक़ पैदा करना होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे सारी आपकी जर्नी सुन के, और जो हमने बातें कुछ की हैं। इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह कीपिंग इन टच, और आपसे पढ़ने का भी, और जो हम कुछ पढ़ेंगे आपसे भी शेयर करेंगे, डेफिनेटली, ताकि जो है ना इसको हम आगे लेके चल सकें। डेफिनेटली बहुत प्लेजर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू अहमद टू इंट्रोड्यूसिंग आपको आपके साथ इंट्रोडक्शन का। एंड लेट्स से कि आगे कहाँ तक जाते हैं। बहुत डेफिनेटली शुक्रिया। थैंक यू। आई होप यू गाइस एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट।